अभी जो चैप्टर मैं चालू करने वाली हूँ उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट और वैल्यू एट रिस्क. Guys, this chapter is not applicable for the old course students. This chapter is strictly applicable for new course people only in the SFM. ओके, सो मैं जो भी बात करूंगी वो न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बात करूंगी. ओके, तो ये चैप्टर जो आपका इंस्टीट्यूट ने एसएफएम में आपको दिया है रिस्क मैनेजमेंट के नाम से, और कैलकुलेशन जो हमें करनी है वो है वैल्यू एट रिस्क या वार बोलते हैं उसको. ठीक है, अभी उन्होंने जिस लेवल का काइंड ऑफ मटेरियल हमें मॉड्यूल में दिया है वैल्यू एट रिस्क के लिए वो बहुत ज़्यादा छोटा है. उन्होंने 4-5 सेंटेंसेस शायद उसके बारे में लिखा होगा और एक फार्मूला दिया है और एक बहुत बेसिक लेवल का उन्होंने सम दिया है. उन्होंने उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं दिया है. ना कोई मटेरियल अवेलेबल है, ना कोई प्रैक्टिस मैनुअल तो है ही नहीं हमारे पास में, और कहीं और भी हमारे पास में जजमेंट लेने के लिए कि हमें वार में क्या क्या कवर करना है वो हिंट नहीं है. ओके, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज एज अ पार्ट ऑन आवर पार्ट एज अ फैकल्टी कि मैं किस लेवल तक आपको पढ़ाऊं. ओके, तो वैल्यू एट रिस्क क्या होता है पहले आप वो समझो, तब मैं ये कंटिन्यू करूंगी. ओके, वैल्यू एट रिस्क का मतलब होता है कि सपोज करो कि एक फंड मैनेजर है. ओके, और उस फंड मैनेजर को के पास में सपोज करो कि 10 लाख डॉलर का पोर्टफोलियो है, 10 लाख डॉलर्स का पोर्टफोलियो है. And by some statistical calculation, he comes to know that his daily VAR, value at risk, is $12,500. आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? At 95%, ऐसा बोला, साथ में 95% आना चाहिए. तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे आप? इसका ये मतलब हुआ कि the fund manager is 95% confident that his portfolio will have a loss of less than 12,500 or he will have a profit. Okay, इसका ये भी मतलब होता है that he will face a loss more than 12,500 on any day. इसका दो इंटरप्रिटेशन आ गए. ओके, ये जो चैप्टर मैं शुरू करने वाली हूं इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट और वैल्यू एट रिस्क. This chapter is not applicable for the old course students. It is strictly applicable to the new course people only. Okay? तो थोड़ी बातें हैं जो मुझे बतानी है आपको with respect to this chapter, और आपको ध्यान से सुनना भी है. सबसे पहला पॉइंट, इंस्टीट्यूट ने जो हमें मटेरियल दिया है, एसएफएम की जो मॉड्यूल दी है, उसमें चैप्टर का नाम उन्होंने लिखा है रिस्क मैनेजमेंट. ओके, उसके अंदर हमको वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करना पड़ता है या वार कैलकुलेट करना पड़ता है. वो क्या कैलकुलेशन है, उसका क्या मीनिंग है, ये अपन 5 मिनट के बाद बात करते हैं. थोड़ी एक्स्ट्रा बातें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो मैं बात कर रही हूँ. ओके, जब मैंने मॉड्यूल आपका देखा तो उन्होंने बहुत कम मटेरियल दिया है वार के ऊपर में. एक्चुअली आप मुझसे पूछोगे तो यूएस का एक कोर्स होता है FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. ये वार is the core part of that FRM course and it's a humongous course and very reputed course across the world. लेकिन इन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ दिया है, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है और साथ में एक बहुत बेसिक लेवल का सम दिया है. राइट, तो जब से न्यू कोर्स आया है तब से 2-3 बार से इन्होंने कोई वार पे सम नहीं पूछा था. अभी अभी नवंबर 19 में इन्होंने जो सम पूछा वार का, दैट वाज अ क्लास अपार्ट सम. It was at a very very high level. Okay, तो as a part of the faculty, as a faculty, as a faculty, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि मैं किस एक्सटेंड तक जाके आपको पढ़ाऊं, क्योंकि अगर मैं कम पढ़ाती हूं तो एग्जाम नहीं मैनेज होगा, अगर ज़्यादा पढ़ाती हूं तो वी आर वेस्टिंग टाइम. राइट, तो मैंने अपना एक जजमेंट लिया और बच्चों को पढ़ाया वार. वो जो सम है वो लेवल तो बहुत बेसिक है, थोड़े 4-5 सम और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेकर के बच्चों को पढ़ाया. बिलीव मी, उन्हीं 4-5 सम में से एक सम इस बार एग्जाम में नवंबर 19 में आ गया. बट दैट वाज नॉट लाइक, मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं थी उसकी कि ये आएगा. इट इज जस्ट अ लक फैक्टर फॉर बोथ मी एंड माई स्टूडेंट्स ऑल्सो. ओके, बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि वार जो कैलकुलेशन होती है वैल्यू एट रिस्क, तो ये आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपका कितना पैसा रिस्क फेस कर रहा है ऑन एन एवरेज. फॉर एग्जाम्पल, एक फंड मैनेजर है हु इज मैनेजिंग $10 लाख का पोर्टफोलियो.
10 लाख डॉलर का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, एंड बाय सम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ही कम्स टू नो दैट हिज डेली 95% वार इज $12,500. ओके, फिर से बोलती हूँ, उसके फंड मैनेजर का जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है 10 लाख डॉलर, एंड he calculated a daily VAR of 12,500 with a confidence level of 95%. इसको 5% VAR भी बोला जाता है या 95% कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं. इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे गाइस? इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, द फंड मैनेजर इज 95% कॉन्फिडेंट दैट on any day his losses will be less than 12,500. इसका ये भी मतलब होता है that there are 5% chances that his losses will be 12,500 or more on any day. मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पता करने का मन कर रहा है, अगर 10 लाख डॉलर का पोर्टफोलियो होल्ड करती हूं, तो मुझे ये पता करने का मन कर रहा है कि कोई भी एक दिन, ट्रेडिंग डे के दिन, मुझे मेरे पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम नुकसान कितने का हो सकता है. ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको अपन प्रोबेबिलिटी में डाल सकते हैं. तो 95% वार या 5% वार आपने कैलकुलेट किया 12,500. मतलब कोई भी एक ट्रेडिंग डे के दिन ये पॉसिबिलिटी है ऑन एन एवरेज दैट आपके लॉसेस 12,500 से कम होंगे. 95% आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन इसका यह भी मतलब होता है कि आपको 5% प्रोबेबिलिटी ये भी है दैट आपके लॉसेस 12,500 या उससे ज्यादा भी हो सकता है. एक प्रॉब्लम है, ये जो मैं सेंटेंसेस आपको बोल रही हूं इसमें एक प्रॉब्लम है. आप मुझे अगला ही सवाल बोलोगे कि मैम 12,500 से अगर ज्यादा हुआ तो कितना हो सकता है, वो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो बताना बहुत मुश्किल है इसके अंदर में. ओके, सो ये इसकी ड्रॉबैक हो गई. तो गाइस ये जो चैप्टर है मैंने शुरुआत ही एग्जाम्पल से करी है, बिकॉज आपको अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा चैप्टर है किस बारे में. ओके, तो ऑन एनी डे, इन एनी वीक, इन एनी मंथ, इन अ ईयर, मतलब वार इज कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड. एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, एक क्वार्टर के लिए, एक वीक के लिए, एक दिन के लिए. ओके, सो आई कैन से 5% वीकली वार, 5% क्वार्टरली वार, 5% हाफ ईयरली वार एंड 5% ईयरली वार. कैलकुलेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. मैं आपको एक एग्जांपल और ले, सेम एग्जांपल को यूज करते हैं अपन. अगर मैं बोलूं कि माई 5% एनुअल वार इज 12,500, सेम एग्जांपल को मैंने यूज कर लिया, तो कैसे इंटरप्रेट करोगे आप? दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आवर लॉसेस विल बी लेस देन 12,500 इन अ ईयर. इट ऑल्सो मीन्स दैट देर आर 5% चांस या 5% चांसेस दैट my losses will be 12,500 or more in a year. ओके, तो इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन आती है और यही वार कैलकुलेशन होता है. तो वो जिस हिसाब से पूछेंगे आपको डेली, तो आप डेली का आंसर दोगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी होगा आप अकॉर्डिंगली आंसर करोगे. तो मैंने इस टॉपिक को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है और 2-3 मैंने सम्स भी लिए हैं. तो पहले पढ़ती हूँ ये कि सपोज अ फंड मैनेजर, सेम चीज जो मैंने अभी बोली आपके सामने में, मैं सेम चीज यूज कर रही हूं. अ पोर्टफोलियो ऑफ $1 लाख, मैंने आपको 10 लाख बोला था, यहां पे 1 लाख लिया है. एंड ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम लॉस इन अ डे एंड अज्यूम बाय सम स्टैटिस्टिकल मेथड ही कम्स टू नो दैट हिज 5% वार फॉर अ डे इज 12,500. सेम एग्जाम्पल. This means we are 95% confident that the losses will not exceed 12,500 in a single day. क्योंकि आपने डेली वार निकाला है. कहां गया वो? ये वाला पार्ट आपने डेली वार निकाला है, इसलिए सिंगल डे के हिसाब से बात होगी. ओके, इसका यह भी मतलब होता है that there is a 5% chance that portfolio losses will be 12,500 or more in a single day. ओके, ये ध्यान रखना. आप क्या क्या पढ़ने वाले हो चैप्टर में वो सुनना. वार का डेफिनेशन क्या होता है, वार की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और वार को कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अपने को मैनेज करनी है. नाउ वार डेफिनेशन.
var is the dollar or percentage loss to the portfolio value which will be equaled or exceeded x percentage of the time. यहाँ पे x percent as per the example is 5%. मैंने क्या लिखा है? var is a dollar और percentage. डॉलर का मतलब क्या हुआ? रुपी. इंडिया में अगर आप हो तो रुपी बोलोगे, यूएस में कोई बंदा होगा तो डॉलर बोलेगा, राइट? डॉलर या रुपी का मतलब हुआ अमाउंट वाइज. जैसे मैंने ऊपर दिया था आपको 12,500, तो डॉलर. मैंने क्या लिखा है? var is the dollar percentage loss to the portfolio value that will be equaled. दैट मीन्स एक दिन के अंदर या तो होगा 12,500 या फिर होगा उससे ज्यादा. तो इक्वल्ड और एक्सीडेड x percentage of the time. In our example it was 5%, that x percentage. We can calculate 1%, 5% and 10% var. Guys, मैं बहुत डिटेल नहीं कर पाऊंगी वार के अंदर, बिकॉज इट्स ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है. अगर मैं इसको मैं मतलब पूरे चैप्टर को मुझे प्रॉपरली 5-6 घंटे लगा करके हैंडल करना पड़ेगा, तभी जा करके ये इसकी ब्यूटी पूरी तरह से अपन समझ पाएंगे. अगर मुझे कंस्ट्रेंट में पढ़ाना है तो वो मैं रेगुलर बैचेस में ही कर पाती हूँ, और अगर मुझे कंस्ट्रेंट में पढ़ाना है तो बेटर होगा कि मैं थोड़ा सा समझा करके और थोड़ा फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको बता के आगे निकलूँ, ताकि एटलीस्ट कोई सम एग्जाम में आता है तो आप कर पाओगे, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली होगी आपको, राइट? तो वी कैन कैलकुलेट 1%, ये स्टैंडर्ड होता है, मैंने बना के नहीं लिखा है इसमें. वी कैन कैलकुलेट 1%, 5% एंड 10% वार, एंड इट कैन बी गिवन एज वार 1%, वार 5% एंड वार 10%. अगर मान लो कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया, अगर मैं बोलती वार 10%, तो अपन क्या बोलते? देयर इज अ 90% चांस दैट आवर पोर्टफोलियो विल हैव अ लॉस less than 12,500 on any single day. It also means that there are 10% chance that the losses of the portfolio will be 12,500 or more on any single day. बस इसी तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है, और ये 3 बार ही कैलकुलेट करने को आता है. वार 1%, वार 5%, मतलब प्रोबेबिलिटी हो बेसिकली, आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आपका कितना परसेंटेज आपको अनसर्टेन है. तो 95 हुआ तो 5, अगर 90 हुआ तो 10, अगर 99 हुआ तो 1. Okay, indicates that there is, for example, a var 1% of $15,000 indicate that there is 1% chance that on any given day, ये daily var होगा तभी ऐसा बोल सकते हैं, the portfolio could experience a loss of 15,000 or more. Okay, ये वार की डेफिनेशन थी आपके लिए. वार कैलकुलेशन. वार 3 तरह से कैलकुलेट करा जाता है, जनरल बात कर रही हूँ. एक का नाम होता है डेल्टा नॉर्मल मेथड, एक का नाम होता है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, और एक का नाम होता है हिस्टोरिकल सिमुलेशन. आपके पोर्शन में जो मटेरियल हमें मिला है उस हिसाब से जो फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है, दैट बिलोंग्स टू डेल्टा नॉर्मल मेथड, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट हैव एनी आइडिया, ना तो आरटीपी में या कोई और मटेरियल में हमें बताया नहीं है, इसलिए आई एम फोकसिंग 100% ऑन डेल्टा नॉर्मल मेथड ओनली गाइज. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी आपके लिए, इन आवर करिकुलम वी आर सपोज टू फोकस ऑन डेल्टा नॉर्मल मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय ICI. ओके, नाउ डेल्टा नॉर्मल मेथड गाइज, मैं आपको ब्लैक स्कोल्स मॉडल हम लोगों ने डील नहीं किया ना इसके अंदर में, बिकॉज वो मैंने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतने सालों से उन्होंने पूछा नहीं है, तो इट विल बी लाइक 5 मिनट में समझा नहीं सकती, 15-20 मिनट 25 मिनट जाएंगे, और वो भी उस टॉपिक पे जो फ्रीक्वेंसी एग्जाम में नहीं है. तो आई होप यू अप्रिशिएट माई एफर्ट टुवर्ड्स दिस, बिकॉज इट हैज़ बीन अ रियली टफ जॉब एंड चैलेंजिंग job for me to complete the subject in 25 hours or maybe 20 plus minus 2 hours here and there, and yet justify the kind of trust that you have placed in me. So that is why I have taken my best calls possible, and please just ignore if you feel something has not been taken care properly. It is completely unintentional. Okay, now delta normal method में Z डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन आता है. इनफैक्ट वो जो आपका वार 1% है, वार 5% है और वार 10% जो आपको दिया हुआ है ना, तो आपको पता है क्या होता है, वो उसको Z टेबल में देखना है. तो आप याद करो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कम बोल के छोड़ूंगी आपको. आप याद करो कि आप पहले बचपन में अगर आपको याद होगा तो आप कन्वर्जन फैक्टर करते थे. कैसे करते थे आप? Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा. ओके, तो अपने Z की जो वैल्यू आती थी ना, वो जाके टेबल में अपन चेक करते थे. ओके,
z की वैल्यू आती थी और हम जाके टेबल में, मेरा हाथ देखना, z की वैल्यू यहाँ दिखती थी और जाके हम टेबल में वो वैल्यू चेक करते थे। ओके, तो ये जो 1%, 10% और 5% है ना, तो वो जो आप देखते थे टेबल के अंदर में, मैं आपको दो बातें एक साथ बोल रही हूँ। z की वैल्यू आई, मान लो 1 आया, +1 आया, तो आप z में +1 जाके देखोगे तो आपको पता है क्या मिलता है, वो जो कर्व होता है ना, वो जो कर्व, वो 1 से मैचिंग एरिया मिलता है उसके अंदर में। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे 1% का मतलब हुआ एरिया, 1% का मतलब 0.01 का एरिया, 0.10, तो 0.10 का एरिया। ओके, एंड 0.5% वार का मतलब हुआ 0.05 एरिया। तो अगर आप 0.01 एरिया देखोगे, आपको मैचिंग z वैल्यू निकालनी है, उल्टा। ओके, पहले अपन क्या करते थे, z की वैल्यू निकालते थे और उसका एरिया चेक करते थे। यहां पे आपको एरिया दिया हुआ है वार 1%। वार 1% का मतलब क्या हुआ कि दैट एरिया 0.01, 0.05 एंड 0.10। आई एम सॉरी गाइज, आई कांट गो इनटू, वरना मैं आपको पूरा डायग्राम बना के आपको पूरा वो फॉर्मूला आपको याद नहीं कराती, आपको फॉर्मूलाज में डिराइव करवाती थी। ओके, बट फिलहाल के लिए प्लीज गो विद द फॉर्मूला, आई वुड अप्रिशिएट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ z डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व। तो वो भी अगर आपको नहीं दिमाग लगाना है तो मत लगाओ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 3 ही वार पूछेंगे, वार 1%, वार 5% एंड वार 10%। तो वार 1, 5 एंड 10 का मैचिंग z वैल्यू आपको पहले से याद रखना है, वो आपको देंगे नहीं सम के अंदर में, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट, एंड दैट इज व्हाई इवन इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट लाइक कंफर्टेबल, लाइक ये मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे याद नहीं है, तो आप चिंता मत करो, आपका सम तो आराम से हो जाएगा, बिकॉज 3 ही पूछेंगे और तीनों का मैचिंग z आपको याद होगा वैसे भी, तो सम्स वैसे भी बन जाने हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस मेथड हैज गॉट एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और z टेबल। बाय दिस वी अज्यूम द एसेट रिटर्न्स और प्राइसेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक 2 मिनट देना आप मुझे। स्टैटिस्टिक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर किसी स्टॉक का 10 साल का रिटर्न है तो वो क्या हो गया, वो 10 साल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, तो जब अपन वार में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अप्लाई करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस भी एसेट के लिए मैं ये मेथड, डेल्टा नॉर्मल मेथड यूज कर रही हूं, उसका रिटर्न, पोर्टफोलियो का भी हो सकता है, उसका रिटर्न इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है डायग्राम में। मतलब देयर मीन इज 0 ऑलमोस्ट, लाइक मतलब जितना डेटा मीन के ऊपर है उतना ही डेटा मीन के नीचे है। मतलब मीन, मीडियन और मोड सेम है। मैं बोलने लग जाऊंगी तो बहुत कुछ बोलूंगी, इसलिए नहीं बोल रही, राइट। मतलब कैसे होता है, आपने डेटा नहीं देखा, आपने बचपन में आपको याद होगा कि आपको स्क्यूड कर्व देखा होगा, शायद इससे आपको याद आएगा। स्क्यूड का मतलब क्या होगा, इधर छोटा होता था और इधर लंबा होता था, या इधर छोटा होता था और इधर लंबा होता था, वो स्क्यूड कर्व्स हो गए। उसका वो वैसी कर्व आपको कब मिलेगी, जब आपका डेटा सेट में राइट हैंड साइड में डेटा मतलब मीन के ऊपर ज्यादा है या मीन के नीचे ज्यादा है। तो अपने जब ये मेथड यूज कर रहे हैं तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो स्क्यूनेस, मतलब जितना डेटा ऊपर है उतना ही डेटा नीचे है। मतलब देयर इज नो स्क्यूनेस एंड देयर इज नो कर्टोसिस, द डेटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब 10 डेटा है तो 5 इधर और 5 इधर, ऐसा। ओके, दैट मीन्स द मीन इज लाइक इन द सेंटर। आगे बढ़ रही हूं मैं। वार का फॉर्मूला, एट लास्ट आई हैव कम हियर ओनली। वार का फॉर्मूला है x इंटू सिग्मा इंटू z वैल्यू। ओके, तो अमाउंट x इज व्हाट, अमाउंट ऑन विच वी इंटेंड टू कंप्यूट वार। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया $10 लाख, तो $10 लाख इज योर x। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, यूजुअली एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ रहेगा। ओके, मैं आगे बोलूंगी आपको बहुत सारी बातें। एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो आप आरपी बार निकालते हो और सिग्मा पी निकालते हो, तो वो सिग्मा पी की बात कर रही हूं, बट यूजुअली डेटा में एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ रहता है पर एनम, और z की वैल्यू
वो डिपेंड करेगी कि आप वार 1% कैलकुलेट कर रहे हो, 5 कर रहे हो कि 10 कर रहे हो। तो मैंने क्या लिखा है, अमाउंट ऑन विच वी इंटेंड टू कंप्यूट वार, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड z इज कॉरस्पॉन्डिंग z फैक्टर फॉर वार परसेंटेज। अब ये आपका मेन पार्ट आ गया। वार 1% की वैल्यू होती है 2.33, ये आपको याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। वार 5% का होता है 1.65 एंड वार 10% का वैल्यू होता है 1.28। ओके, ये एक बात हो गई। नाउ वार कन्वर्जन, मैंने आपको क्या बोला कि बेसिकली आपको डेली वार, वीकली वार, क्वार्टरली वार, देन हाफ ईयरली वार या फिर एनुअल वार आपको निकालने आ सकता है। तो यहाँ पे जब मैं कन्वर्जन बोलती हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को एनुअल वार का डेटा अवेलेबल है या मैंने कैलकुलेट किया, देन आई कैन कन्वर्ट दैट एनुअल वार इनटू हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वीकली और अ सिंगल डे। सिमिलरली अगर मुझे अपना डेली वार पता है कैलकुलेशन करके या दिया हुआ है वॉट, तो मैं उसको चाहूं तो किसी भी मैच्योरिटी के लिए, हायर मैच्योरिटी के लिए कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसको ही बोला जाता है वार कन्वर्जन। वो कैसे करते हैं वो देखो आप। अज्यूम द डेली वार 5%, ध्यान दीजिएगा, ऑन डॉलर बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट इज 17,000। क्या मतलब हुआ इसका कि द डेली वार इज $17,000। ओके, कंप्यूट वीकली, मंथली, सेमी एनुअल एंड एनुअल वार। तो ये डेज भी स्टैंडर्ड है। एक वीक में 5 दिन ही ट्रेडिंग होती है, इसके लिए 5 दिन 5 डेज लिया हुआ है। मंथली में अज्यूम करते हैं कि ऑन एन एवरेज 20 डेज, बिकॉज 8 दिन तो आपका सैटरडे संडे ही हो गया और 2 दिन आपका एक्स्ट्रा। सेमी एनुअल में आप लोगे 125 डेज एंड एनुअल में आप लोगे 250 डेज। लाइक, तो वीकली वार कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेली वार इंटू रूट ओवर, डेली वार इंटू रूट ओवर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने डेली वार को वीकली वार में कन्वर्ट करना है तो आप $17,000 मल्टीप्लाइड विथ रूट ऑफ 5 डेज। मतलब आपको याद करा दूं मैं, बेसिकली अगर आपके पास में डेली वार है तो ऑब्वियस सी बात, आप मैच्योरिटी में ऊपर जाओगे तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे जितना ऊपर जाना है उसके रूट नंबर से। फॉर एग्जाम्पल वीकली वार निकालना है तो रूट ऑफ 5, अगर आपको मंथली वार निकालना है तो इंटू रूट ऑफ 20, अगर आपको 6 मंथली वार निकालना है तो रूट ऑफ 125, अगर आपको एनुअल वार निकालना है तो इंटू रूट ओवर 250। ये ट्रेडिंग डेज के हिसाब से है। ओके, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आपको एनुअल वार पता है और आपको डेली वार लाना है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उस एनुअल वार को डिवाइड बाय रूट ओवर 250, तो वो डेली आ गया। दैट वे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसको एक कन्वर्जन बोला जाता है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, एग्जाम्पल लेती हूं मैं एक। अ फंड इज लॉन्ग ऑन 250 शेयर्स एट ₹50 ईच, फाइंड आउट 95% डेली वार, गिवन एनुअल वोलेटिलिटी इज 12% पर एनम। मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, फाइंड आउट 95% डेली वार। देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है ये लोग, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिखा है वार इज इक्वल टू एक्स इंटू सिग्मा इंटू जेड। तो एक्स इज अमाउंट ऑन विच वी इंटेंड टू कंप्यूट वार। व्हाट इज अमाउंट दैट, तो वो अमाउंट हो जाएगा आपका कितना पैसा मार्केट में स्टेक पे है। तो 250 शेयर और हर शेयर की वैल्यू है 50, तो 250 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 12,500 का आपका आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू है, वो एक्स बनेगा आपका। ओके, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे, एनुअल वार निकाला पहले मैंने, 50 इंटू 250 इंटू 12%, ये पर एनम है, और इंटू 1.65 लिया है। क्यों, क्योंकि 95, देखो 5% वार का वैल्यू देखो, ये देखो आप, जेड की वैल्यू ली मैंने यहाँ से और ये निकाला 2475। ये जो वार निकला ना गाइस, ये वार एनुअल निकला है। हमें एनुअल नहीं चाहिए, हमें डेली चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, वार कन्वर्जन यूज करूंगी। 2475 डिवाइड बाय रूट ऑफ 250 आप करोगे तो आपको डेली वार आ जाएगा। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप वो जो 12% ऊपर ये लिया था ना, आप उसको ही रूट ऑफ 250 से डिवाइड कर दो तो सीधा आपका आंसर ये आ जाएगा। फॉलो एनी वन ऑफ देम, बोथ विल गिव यू द सेम आंसर, नॉट टू वरी एट ऑल। अब ये 156.55 को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट the loss on any single day will be less than 156.55. It also means that there is a probability of 5% that we will lose value of 156.55 or more on any single day.
I hope guys you have understood because we are revising and I'm sure I have been able to justify your time in terms of this chapter. It is a beautiful chapter guys. और पढ़ाना इस तरह से अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, हाथ बंधे हैं मेरे. क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द डेटा इन द फर्स्ट सम. मैंने क्या बोला, आप पहले सम से डेटा लो. फॉर एग्जाम्पल 250 शेयर, उसके बाद 50 रुपए वैल्यू है स्टॉक की, इस तरह से. मैं ये जो सम किया, मैंने ऊपर जो सम किया, मैंने किया वार ऑन अ लॉन्ग स्टॉक पोजीशन. ओके, तो मैं जो रेगुलर मैं बच्चों को कराती हूँ, ये कराती हूँ. आपके चैप्टर्स क्या क्या हैं, आप बताओ मेरे को. आपके पास चैप्टर्स हैं इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, उसके बाद आपका चैप्टर है डेरिवेटिव्स, तो वार ऑन फ्यूचर्स, वार ऑन कॉल, वार ऑन पुट, देन पोर्टफोलियो, so वार ऑन पोर्टफोलियो, इस तरह से. तो हर चीज, हर वो फाइनेंशियल एसेट पे आप वार कैलकुलेट कर सकते हो. वार ऑन अ फॉरेन करेंसी पेएबल, वार ऑन अ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल. तो मैंने क्या किया कि मैंने इन सब पे, मुझे ये पता था कि ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, तो मैंने बच्चों को एक एक सम हर पे करवा दिया. वार ऑन स्टॉक भी कराया, वार ऑन बॉन्ड भी कराया, वार ऑन फॉरेन करेंसी भी कराया, वार ऑन पोर्टफोलियो भी कराया, वार ऑन कॉल एंड पुट भी कराया, सब कुछ कराया. उन्होंने नवंबर 19 में वार ऑन पोर्टफोलियो पूछा था, विच इज़ अ वेरी वेरी हैवी लेवल. आप सब में भी अगर मुझसे पूछोगे तो वार ऑन कॉल, वार ऑन डेरिवेटिव्स एंड वार ऑन पोर्टफोलियो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो वो उन्होंने पूछा. आई डोंट नो हाउ कम दे कैन गो टू दैट लेवल विदाउट गिविंग एनी हिंट टू द स्टूडेंट्स, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट. मैंने लिखा है, कंसिडर द डेटा इन द फर्स्ट सम. अ पर्सन हैज अ लॉन्ग कॉल पोजिशन ऑन 250 शेयर्स गिवन ND1 इज इक्वल 2.5948. दिस ND1 आपने पढ़ाई करी है अच्छी से अगर, तो आपको पता होगा ये BSM मॉडल में वी कैलकुलेट ND1. BSM ब्लैक स्कोर्स मॉडल में हम ND1 निकालते हैं, D1 निकालते हैं, और उसको हम टेबल में जाकर के, नॉर्मल Z टेबल में जाकर के ND1 में कन्वर्ट करते हैं. ये जो ND1 है इसको बोला जाता है डेल्टा ऑफ कॉल. डेल्टा ऑफ कॉल याद रखना. ओके, consider the data in the first sum. A person has a long call position on 250 shares given ND1 is 0.5948. Find out 95% daily var on call. एक कॉल पे वार निकालना है हमें. तो बेसिकली आप ध्यान देना, बी केयरफुल. ओके, नाउ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे आपको, दैट कॉल के ऊपर में अपन डायरेक्टली वार नहीं निकाल सकते. आई टेल यू वाई. बिकॉज कॉल का वोलेटिलिटी, कॉल की, आपको भी ये पता है कि वार का फॉर्मूला क्या है, x इंटू सिग्मा इंटू जेड वैल्यू, राइट. तो कॉल का सिग्मा हमें नहीं मिलता. ओके, इसके लिए हम कॉल का वार नहीं निकाल पाते. लेकिन तो हम क्या करें फिर. तो गाइज ये तो आपको पता ही है ना कि कॉल एक डेरिवेटिव है. किसके ऊपर, मान लो किसी स्टॉक के ऊपर. इस समय तो स्टॉक के ऊपर ही है. और कौन सा स्टॉक, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज किया. ओके, तो हम कॉल के ऊपर वार नहीं निकाल सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को स्टॉक के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि आप जब कन्वर्ट करोगे और जब वार निकालोगे तो कॉल के लिए वार निकल जाएगा. मैं 2 मिनट दो आप मुझे, मैं समझाती हूँ. अब इस सम में मेरे पास डेटा क्या क्या है. आई हैव, यहाँ दिया था ना मैंने, 250 शेयर्स का लॉट साइज है. लॉट साइज मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर पॉसिबल होगा तो. लॉट की साइज है 250 शेयर्स और प्राइस ऑफ द स्टॉक इज बेसिकली ₹50. ओके, ये वैल्यू है आपकी. नाउ उसके बाद डेविएशन दिया था उन्होंने, आई थिंक डेविएशन वाज 12%. डेविएशन वाज 12%. ओके, तो हमें डेविएशन नहीं पता होती कॉल की. तो अगर मैं बताऊं आपको, ये 250 शेयर का लॉट है कॉल का. ओके, आई होप यू नो दैट द कॉल विल बी ट्रेडेड इन लॉट्स ओनली. तो सपोज रिलायंस का स्टॉक है, अज्यूम करो रिलायंस का स्टॉक है, तो 250 रिलायंस के स्टॉक का लॉट साइज है कॉल्स के लिए. ओके, मतलब कॉल का जो लॉट है वो 250 स्टॉक का है, राइट. अगर ये 250 को मैं डेल्टा ऑफ द कॉल, ये D1 नहीं, ND1 इज कॉल्ड डेल्टा. ध्यान दीजिएगा पेपर में, अगर वो D1 दिया है तो आप उसको ND1 में कन्वर्ट करोगे तब जाकर के काम आगे बढ़ेगा. अगर D1 दिया है तो जाके Z टेबल में आपको देखना पड़ेगा, उसको ND1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद काम आगे बढ़ेगा. ओके, तो ये 250 शेयर्स को अगर मैं ये 0.5948 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा पता है. 250 इंटू 0.5948 मेरे को आता है 148.7. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं 250 स्टॉक्स पे कॉल खरीदूं, ओके, अगर मैं 250 स्टॉक्स पे कॉल खरीदूं
और मुझे फिर जो रिस्क होगा, या फिर मैं 148.7 और 149 शेयर्स खरीदूं और उस पे जो रिस्क होगा वो होगा सेम। मतलब अगर मुझे 250 शेयर्स के ऊपर जो कॉल है, ओके, अगर उसका रिस्क मुझे, या अगर उसका वार निकालना है, तो वो नहीं निकाल के अगर मैं 149 शेयर्स का वार निकाल दूं तो इट विल बी द सेम। ये मतलब हुआ। इसलिए दैट इज वाई if I multiply the lot size of the call with the delta of the call, I will get long stock position. Okay? देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, delta of call ND1, long call on 250 shares is equal to number of calls into delta of call long stock position. देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 250 calls into 0.5948, 148.7 और 149, मतलब 250 कॉल खरीदना, 250 कॉल खरीदना या फिर 149 शेयर्स खरीदना, दोनों में रिस्क सेम होगा, दोनों में रिस्क सेम होगा। ऑब्वियसली उस कॉल का अंडरलाइन सेम स्टॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉल एसबीआई पे है तो स्टॉक आप रिलायंस से खरीदोगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब मैं कॉल का वार नहीं निकाल के 149 शेयर्स का वार निकालूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा। This means that risk on 250 long calls would be same as risk on 145, देखो यहाँ मैंने लिखा भी आपके लिए, long stock position। ओके, बात खत्म हो गई। अब अपन क्या करेंगे, 149 इंटू 50 इंटू 1.65 करेंगे, ये अपनी आंसर आ गया। ये देखो, तो ध्यान रखना, अगर पेपर में आपको कॉल के ऊपर वार निकालने को बोलता है तो आपको कॉल के ऊपर नहीं निकालना, आपको अपने डेटा को स्टॉक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसका वार निकालना है। एक लास्ट सम करा रही हूँ पोर्टफोलियो का, आई थॉट आई मस्ट डू। अ पोर्टफोलियो कंटेन्स ₹10,000 वर्थ ऑफ स्टॉक्स ए and ₹6,000 worth of stock B. This is very normal data. The annual volatilities of stock A and B are 12 and 16%. आप ध्यान देना, ये annual word here. And इसका मतलब sigma. The coefficient of correlation is 0.4 between stock and B. I'm assuming guys that you already know portfolio, right? Or maybe आपने पढ़ा है portfolio. Calculate 95% quarterly VAR फॉर स्टॉक ए। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, वहां पे डेली वार निकाला था या क्वार्टर नहीं निकालना है। तो वार ऑन लॉन्ग स्टॉक पोजीशन विल बी 10,000 इज योर एक्स। 0.12 डिवाइड बाय 250 क्यों किया है, बिकॉज अगर 0.12 को रूट ऑफ 250 से डिवाइड करूंगी तो ये डेली वोलैटिलिटी बन जाएगा, डेली वोलैटिलिटी, बिकॉज 250 से डिवाइड किया है। और वापस से 62.5 कहां से आया, 62.5 क्वार्टर, 250 का एक साल डिवाइड बाय 2 करूंगी तो 125 डेज का 6 महीना, उसको वापस डिवाइड बाय 2 करूंगी तो 62.5। 125 अगर 6 महीने का होता है तो 125 डिवाइड बाय 2 होता है क्वार्टर के लिए। तो मल्टीप्लाई किया तो पहले पर डे पे लाई और फिर क्वार्टर पे ले गई और 1.65 किया तो ये वार आ गया ए का। सिमिलरली वार आया बी का। अब मैं बोल रही हूं कंबाइंड पोर्टफोलियो का वार निकालो। ओके, एक चीज जो मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूं, दिस फॉर्मूला इज नॉट न्यू टू यू, कि मैंने यहां पे यूजुअली कर सपोज करो कि वेट्स 10,000 और 6,000 है तो टोटल कितना हो गया 16,000। 10,000 डिवाइड बाय 16,000 ये वेट हुआ ए का 0.625। तो हम लोग जब नॉर्मल सिग्मा पी निकालते हैं ना तो हम लोग क्या लेते हैं 0.625 स्क्वायर, मतलब हम अमाउंट नहीं लेते, हम वेट लेते हैं WI। ओके, यहां पे मैंने पूरा अमाउंट लिया है और इसको 12% को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। उसका रीजन ये है गाइस कि कई बारी वार ना शॉर्ट पोजीशंस, मतलब आपने कुछ स्टॉक बाय किया, कुछ स्टॉक शॉर्ट सेल किया तो वेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं, उसमें डील करने में दिक्कत होती है परसेंटेज वाइज, मतलब वेट कैसे लूं। ओके, तो हम इन ऑर्डर टू कीप इट सिंपल, अगर आप अमाउंट पे सिग्मा पी निकालो, ध्यान देना, बहुत 2 लाइन बोलूंगी और याद रखना है आपको। जब आप नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में सिग्मा पी निकालते हो तो याद करो आंसर परसेंटेज में आता है, क्योंकि आप डेसिमल में वेट्स लेते हो और अगर रिस्क ऑफ स्टॉक इज 12 तो आप 12 लेते हो पूरा। ओके, 0.12 नहीं लेते। तो सपोज
आप वेट मान लो कि दो स्टॉक ए और बी है और दोनों का वेट 0.5 है और द रिस्क इज 12% एंड 16%, तो आप कैसे निकालते? आप लेते रूट ऑफ 0.5 स्क्वेयर इंटू 12 स्क्वेयर प्लस, ध्यान देना है, 0.5 स्क्वेयर इंटू 16 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.4 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंटू 12 इंटू 16, सिग्मा ए सिग्मा बी, आप इस तरह से निकालते हो और वो जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है, ना कि अमाउंट में, बिकॉज आपने जो सिग्मा पी में डेटा यूज किया 12-16 वो परसेंटेज में था, तो आपका आंसर भी परसेंटेज में आया। यहां पे मैंने जब वेट्स को अमाउंट में लिया है और आपको 0.12 मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, मेरा आंसर सिग्मा पी का अमाउंट में आएगा, प्लीज माइंड दैट, ओके। तो मैंने वो यूज किया है और एंड जहां भी WA/WB है मैंने पूरा अमाउंट यूज किया है और सिग्मा ए सिग्मा बी को डेसिमल में, बिकॉज 12% मीन्स 0.12, तो 10,000 इंटू 0.12 का मतलब हुआ डेविएशन इन अमाउंट, ओके। तो आई गॉट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ एनुअल। वाई? बिकॉज दिस इज एनुअल एंड दिस इज एनुअल, so you get sigma p in amount. This 1811.96 is actually rupees 1811.96, but ये annual है, आपको चाहिए डेली क्वार्टरली वार। तो वापस से क्या किया, अब आप एक चीज ध्यान देना इसमें, ये जो निकला ना आपका फॉर्मूला होता है वार का फॉर्मूला होता है x इंटू सिग्मा इंटू जेड। आपको पता है एक बात कि जब आपने डेविएशन ये वाला अमाउंट में निकाला तो एक्चुअली खाली ये नहीं निकला, ये डेविएशन है ना, देखो ना ये डेविएशन है। तो बेसिकली जब आप नॉर्मल केस में अमाउंट ऑफ द पोर्टफोलियो या एसेट को उसके सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिस्क इन अमाउंट आता है, लेकिन यहां तो आपने सिग्मा पी अमाउंट में निकाल लिया, तो ये जो 1811.96 है ये x नहीं है ना, ये पूरा है, केयरफुल, ओके। जब आप अपने पोर्टफोलियो के अमाउंट को सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिस्क आता है एसेट का अमाउंट में, लेकिन यहां तो आपने ऑलरेडी वो निकाल लिया, तो आपका x नहीं निकला ये 1811.96, रादर आपका पूरा डेविएशन निकल गया। I mean to say 1811.96 is not x, it is actually x into sigma, okay, and then into z if you do, then you will get, look at here, to 1811.96 divided by root of 50 when you do, you will get, and into 1.65 if you would have done, you would have gotten var for 1 year, but when you multiply, not per day, sorry, 1811.96 divided by root of 250 when you do, you are converting your deviation into single day, per annum deviation into single day, and when you multiply with only 1.65 आपको मिलेगा डेली वार, ओके। आपको डेली वार तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए क्वार्टरली वार, तो आपने क्या किया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये आ गया क्वार्टरली वार। अगर आप सिर्फ ये वाला और ये वाला लेते तो आपको मिलता डेली वार, आपने जब रूट ऑफ 62.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला क्वार्टरली वार, ओके। दिस इज हाउ द वार फॉर अ पोर्टफोलियो, ये एग्जैक्टली सेम सम इन्होंने इस बार पूछा था, डेटा सेम नहीं होगा शायद, आई एम श्योर, और डेटा कुछ और होगा, बट दिस वाज द कैलकुलेशन दैट वाज सपोज टू बी डन। सम डेटा क्वार्टरली का हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली का डेली होगा, वो मैं नहीं बता सकते, 95 का 99 होगा, वो अलग बात है, बट ये पूछा था उन्होंने। सो इट इज क्वाइट अ हैवी लेवल फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट, एंड आई डोंट नो हाउ द स्टूडेंट्स वुड हैव मैनेज्ड। Okay, one more question on payable. An Indian firm has $20,000 payable after 2 months. Okay, the spot rate is ₹50 per dollar. Annualized volatility is 10%. Dollar interest rate of 6% per annum. Find out 95% daily VAR. Okay. अब दिक्कत क्या आ रही है, आपको बताती हूँ एक चीज में दिक्कत क्या आ रही है, कि आपका पेबल जो है ना $20,000 का, वो 2 महीने आगे खड़ा है टाइम लाइन पे, ये यहाँ पे है 0 और 2 महीने,
तो $20,000 यहाँ पे है, ओके, और मुझे वार आज कैलकुलेट करना है, तो इसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा इस रेट से, राइट? तो 6% से डिस्काउंट करके 2 महीने के लिए मैं लाऊंगी 0 पे। जब डॉलर को मैं 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगी, रिस्क किस में है आपको, डॉलर में है कि रुपीज में है? डॉलर में रिस्क नहीं है आपको, बिकॉज वो अमाउंट तो फिक्स है आपकी, वो चेंज होने ही नहीं वाली है। आपका डर है रुपी आउटफ्लो का, ज्यादा कि कम, ऑब्वियसली। तो आपका वार का आंसर भी रुपीज में आना चाहिए। आपको डर किस में है, डॉलर में अमाउंट में है कि रुपी के अमाउंट में है? रुपी के अमाउंट में है ना, बिकॉज डॉलर तो फिक्स $20,000 है आपका, रुपी में डर है आपको, ओके? तो मैंने क्या किया है, देखो लिखा है यहाँ पे, सिंस द सम प्रोवाइड्स अ स्पॉट फॉर टुडे, ओके, आज का स्पॉट रेट दे रखा है, तो $20,000 पेबल का वार कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो $20,000 आपका खड़ा है 2 महीने के एंड पे, और जो रेट आपको दी गई है वो खड़ा है 0 पे, दोनों मिसमैच है, ओके? तो अपने क्या करेंगे, वो $20,000 को डिस्काउंट करके आप 0 पे ले आओ। Since the sum provides a spot for today, whereas payable is standing at the end of second month, we need to compute 2 months present value for $20,000 at the rate of 6% per annum. I am sure I'm not teaching you this. Okay? तो ये present value निकाली, फिर भी पढ़ा दूंगे। 6% into 2/12 ये वैल्यू आई, इसको आप स्पॉट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका x। z की वैल्यू 1.65, 5% वार, एंड डेली वार बोला है इसलिए √250 से डिवाइड किया है। दिस इज योर वार ऑन अ फॉरेन करेंसी पेबल, डेली वार ऑन फॉरेन करेंसी पेबल ऑफ $20,000. So guys, I tried to cover 4 varieties: war on a stock, war on call, war on portfolio, and war on a foreign currency payable. I am sure this will help you a lot, and this is how VAR is calculated. It is not difficult actually, इतना आपके लेवल पे मुश्किल नहीं है, सिंपल सम्स ही आएंगे, बट क्या है ना कि एसेट के बिहेवियर के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन चेंज करती है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि फॉरेन करेंसी का था ना, तो कन्वर्जन करना पड़ गया, दिमाग लगाना पड़ेगा कि डर मुझे किस में है, $20,000 का डर है कि डोमेस्टिक इक्विवेलेंट का डर है, तो हमें तो डोमेस्टिक का इक्विवेलेंट के रुपया ज़्यादा ना जाए ये डर है हमें, तो रिस्क निकाल रहे हैं, तो डॉलर में थोड़ी ना निकालेंगे, रुपये में निकालेंगे। तो एसेट के बिहेवियर के हिसाब से, अगर बॉन्ड का आप निकालोगे तो बॉन्ड के हिसाब से भी चेंज हो जाएगा, वो पोर्टफोलियो का हमने निकाला तो वो अलग तरीके से चेंज कर गया। तो एसेट की बिहेवियर जिस हिसाब से चेंज होती है उस हिसाब से वार के कैलकुलेशन चेंज होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात, एक एक वैरायटी तो कम से कम कवर होनी चाहिए, तभी अपने सॉल्व कर सकते हैं, वरना मुश्किल होगी। तो 4 वैरायटीज आई ट्राई टू कवर फॉर यू। आई जस्ट विश कि इन्हीं 4 में से एक एग्जाम में आ जाए, तो बोथ ऑफ अस वुड बी लकी। Okay, so thank you. Let's move to the next chapter.